साथ में चलेगी। 90 अंक का है सीधा का सीधा आपके राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। इसका मतलब ये है कि राजस्थान का भूगोल पढ़ना है आपको, राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, राजस्थान की संस्कृति पढ़नी है। अब यहाँ पे आप इस बात को लेके भी कंफ्यूज हो सकते हो कि सर फिर यहाँ पे अलग से राजस्थान का सामान्य ज्ञान क्यों लिखा है। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में 5 चीज़ें होती है मेरे विद्यार्थियों, 5 चीज़ें होती है। कौन कौन सी होती है? भूगोल होता है, इतिहास होती है, संस्कृति होती है, अर्थव्यवस्था होती है, राज्य व्यवस्था होती है और समसामयिक होती है। तो भूगोल, इतिहास और संस्कृति तो दे दी, पीछे क्या बचा? राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर। हालांकि करंट अफेयर इन्होंने अलग से लिखा भी है, तो करंट अफेयर अलग से बच गया और कुछ भी शेष नहीं बचा। तो ये भी आपको पढ़ना, मतलब आपको राजस्थान जी के कंप्लीट पढ़ना है। और राजस्थान जी के कंप्लीट जो है ये आपके आप मोटे मोटे तौर पे देख लो, अगर हम ये देखें तो 90 और 90 180, मतलब 150 अंक सीधे हमें यहाँ पे ये अंक है, मतलब 75 सवाल सीधे आते लग रहे हैं। ठीक है, तो 75 सवाल मुझे लगता है राजस्थान के आ जाएंगे। और 75 सवाल मतलब मैं यहाँ पे अंक लिख लेता हूँ, 150 प्लस 40 का और साइड में बैठेगा। 40 में से आपके ये करंट ऑफ, ये जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो, प्लस शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य में हम राजस्थान की शिक्षा के हालात पढ़ेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, SIERT के बारे में पढ़ेंगे, NCTE क्या है वो पढ़ेंगे। भारत के अंदर भी कई सारे न्यूपा जैसी संस्थाएं हैं, कौन कौन से स्कूल है, सैनिक स्कूल्स वगैरह, जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स है उसकी जो सेकंड यूनिट है वो सारी की सारी यहाँ पे। तो इसमें आपकी राजस्थान के अंदर जैसे समसा क्या है, रमसा क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है, महात्मा गांधी विवेकानंद विद्यालय हैं, ये हैं, इनकी सारों की जानकारी आपको याद रखनी है। इसके अंदर वही चीज़ आएगी। हालांकि सिलेबस खोलेंगे तब और पता चलेगा, और साथ में ये अधिनियम आएगा। तो अधिनियम और शैक्षिक परिदृश्य की अगर अपन 20 प्रश्न माने तो राजस्थान जी के 150 नंबर का कम से कम आएगा। बहुत बड़ा रोल है इसका यहाँ पे। ठीक है, मैं इसकी किताबें भी बताऊंगा, पहले अभी आप पहले एक बार थोड़ा सिलेबस समझ लेते हैं। फिर आता है विद्यालय विषय। तो 8वीं तक के विद्यालय विषय आप देख लो, जिसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य विज्ञान है और सामाजिक अध्ययन है। तो देखिए इसमें सभी को सभी अटेंड करने हैं और सभी 10-10 अंकों के हैं। 10 का हिंदी है, 10 का ये, मतलब 5-5% सभी के आएंगे। ठीक है, और फिर है शैक्षणिक रीति विज्ञान। देखो रीति विज्ञान का मतलब होता है टीचिंग मेथड। ठीक है, टीचिंग मेथड होते थे ना, अपन ने जब L1 वालों ने पढ़े थे पर्यावरण के टीचिंग मेथड, वो तो टीचिंग मेथड में हिंदी की टीचिंग मेथड, ये 4-4 नंबर के, ये मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि हिंदी आएगी आपके 14 अंकों 18 अंकों की, 9 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न होंगे सब्जेक्ट के और 4 होंगे उसके टीचिंग मेथड के, हिंदी की शिक्षण विधियाँ जो आपने रीट में आप पढ़ोगे। अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इनके 5-5 प्रश्न और 4-4 इनके आ जाएंगे टीचिंग मेथड के। ठीक है, तो ये हो गया इसका। तो इस हिसाब से सब्जेक्ट का ज्ञान कितना हो जाएगा? 50 और 40, 90 अंक का सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, 90 में से 50 अंक का तो सीधा सब्जेक्ट का ज्ञान है और 40 अंकों का इनका टीचिंग मेथड है कि सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है। ठीक है, अब बात आती है आगे, शैक्षणिक रीति विज्ञान हो गया। फिर है शैक्षणिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जिसे अपन कहते हैं। साइकोलॉजी का वेटेज बहुत खत्म सा कर दिया है, महज 300 अंकों में से महज 20 अंक की रखी है, 6.5% वेटेज है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी के लिए आपको मर मिटना नहीं है अब। क्यों? क्योंकि महज 20 अंक मतलब 10 सवाल ही आएंगे साइकोलॉजी के पूरे पेपर में। 150 में से 10 प्रश्न आएंगे साइकोलॉजी के। और मैं मान के चलता हूँ, आपने सामान्य कोई भी किताब पढ़ ली ना, कोई भी किताब, चाहे वंदना जादौन को पढ़ लो, चाहे डी सिंह जी की किताब पढ़ लो, कोई भी किताब आपने पहले कभी पढ़ी है वही पढ़ना, नया आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 10 में से कोई भी विद्यार्थी आराम से 6-7 प्रश्न आराम से कर लेगा, और बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली ना तो भी 7-8 सवाल होंगे। ठीक है, आप साइकोलॉजी के ऊपर PhD भी कर लोगे ना, क्योंकि एक शिक्षक जितने भी आज पढ़ा रहे हैं ना साइकोलॉजी, वो भी परीक्षा में बैठेंगे ना तो भी उनसे भी 10 में से 10 नहीं होंगे, वो भी 8-9 करके आएंगे। और आप लोग अगर सामान्य तैयारी करके जाओगे तो भी आप भी 7-8 कर लोगे। तो एक आधे सवाल के कारण ज़्यादा इसके ऊपर PhD नहीं करनी है। और सबसे ज़्यादा ध्यान किसी पे देना है तो राजस्थान जी के और टीचिंग मेथड पे, जो कि पूरे पेपर का आप देख लो कि 190 और 90 मतलब आपके 200 और 80 का 300 में से ये 30 को छोड़ दो,
बाकी 270 का ये तैयार कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 270 का ये पूरा का पूरा। इसके लिए मैं आगे मैं बुक्स बता रहा हूँ। फिर आता है टीचिंग मेथड के बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आईटी को हम साइकोलॉजी से नहीं जोड़ते हैं। आईटी का मतलब होता है कि एजुकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है। जैसे एजुसेट एप्लीकेशन है, देखो ये शैक्षिक परिदृश्य में शामिल हो जाता है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी के 5-6 मॉडल है और सूचना तकनीकी का किस प्रकार से एजुकेशन में प्रयोग होता है। इसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारियाँ, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, लैन क्या होती है, केबल और इंटरनेट के कनेक्शंस वगैरह। मतलब सूचना तकनीकी का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर का प्रयोग करके जिन जिन चीज़ों से कैसे कैसे अध्ययन करते हैं, ये साइकोलॉजी के किताबों में भी इसका पाठ एक मिल जाता है, ठीक है। सवाल कितने आने, 5 सवाल इसमें आएंगे, तो ये बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इनका लेवल कैसा होगा। इनका लेवल है माध्यमिक स्तर का, ठीक है, 10वीं तक की स्तर का इसका लेवल, विषय वस्तु है वो रहेगी माध्यमिक स्तर की, और कठिनाई का लेवल रहेगा उच्च माध्यमिक का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉपिक है आपके वो तो सारे के सारे रहेंगे आपके 10वीं तक के टॉपिक जो है। जैसे मान लो कि ये सामाजिक अध्ययन है या गणित है, तो गणित 10th तक की गणित, ठीक है। लेकिन उसकी कठिनता उच्च माध्यमिक तक जा सकती, बट जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती, क्योंकि 1-2 सवाल ऐसा कोई कठिन आ जाता है। मतलब इस पूरे 100% में से कोई 2 या 4% सवाल उच्च माध्यमिक तक के होते हैं, बाकी पूरा पेपर 10वीं लेवल का ही होता है। L1 का पेपर 10वीं लेवल से ज़्यादा नहीं जाएगा, और कोई 2-4% बहुत ज़्यादा हार्ड भी आते हैं तो कोई मेरिट प्रभावित नहीं करता उससे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके संबंध में कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जो मुझे ठीक लगती है, मैं उस पर बात करूँगा सीधे तौर पे। देखिए सबसे पहले राजस्थान जीके। देखो राजस्थान जीके की अगर अपन बात करें तो राजस्थान जीके में इन्होंने छोड़ा कुछ नहीं है। राजस्थान जीके में सभी आयाम शामिल किए गए हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपको विद्यार्थियों, यहाँ पे आपके पास कई सारे विकल्प है। आपके पास बड़ी बड़ी गाइड्स पोथे हैं, बड़े बड़े पोथे आप ला सकते हो मार्केट से, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि हर टॉपिक को एक वेटेज दिया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि आप एटलीस्ट राजस्थान जीके के लिए 9वीं और 10वीं की जो राजस्थान बोर्ड के अंदर बुक्स अभी वर्तमान में चल रही है उसको तो रट लेना, इतना बढ़िया तैयार करना। आप देखना कि अगर राजस्थान जीके के जो ये सवाल आएंगे इसमें से बाहर नहीं जाएंगे। राजस्थान जीके के लिए रामबाण किताब है, दोनों 9वीं और 10वीं की किताब। ये किताब अगर आप पढ़ रखी है, आपको लगता है कि मुझे इससे सब कुछ इसको याद है, इसका एक भी पॉइंट है वो मुझे एक प्रकार से याद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने सारा नोट्स बना के तैयार कर लिया है, फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की इच्छा हो तो आप पैनोरमा की गाइड पढ़ सकते हो। अगर आपने पैनोरमा नहीं, आपके पास लक्ष्य है तो लक्ष्य पढ़ सकते हो। आप कह रहे हो नहीं मेरे पास मैंने तो सिखवाल पढ़ रखी है तो वो पढ़ सकते हो। इन तीनों में से जो भी आपके पास में है वो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपको कि प्राथमिकता इसको देना। मैं वापस बार बार कह रहा हूँ, प्राथमिकता इसको देना, ये याद करनी ही करनी है। आप पुराने जितने रीट के पेपर पुराना देखोगे तो भी आप पाओगे कि सारे सवाल यहाँ से थे, ठीक है। तो 9वीं 10वीं तक की किताबें जो है राजस्थान जीके की बढ़िया तरीके से तैयार कर लो, ठीक है। और ये हो जाती है तब इसके ऊपर जा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, सिलेक्शन यहाँ पड़ा है। बाकी ये चीज़ें तो ठीक है, मना हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप ये कहोगे कि सर हमें आपने वो बहुत सरल बता दिया। तो देखो पेपर ऐसा ही होता है, तो इसका लेवल यहाँ तक जाएगा, इसको बढ़िया तैयार कर लेना। फिर भी अगर आपको समय मिलता है तो यहाँ आप जा सकते हो। तो राजस्थान की इतिहास संस्कृति तो 9वीं 10वीं की किताब में से आ जाएगी। फिर क्या बचा, फिर बचा राजस्थान का, जैसे पॉलिटी बच जाता है, थोड़ा बहुत भूगोल बच जाता है, ठीक है। तो उसमें जो टॉपिक 9वीं 10वीं से नहीं मिलते उसमें से ये जो भी एक आधी गाइड ले लो और वो टॉपिक वहाँ से देख लो आप, ठीक है। तो इनको तैयार करने के बाद में जो टॉपिक आपको लगता है शेष बच गए, राजस्थान का कुछ भूगोल बच गया है या, तो उनके लिए आप ये देख सकते हो। एक तो काम ये कर लेना। उसके अलावा आपको दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, 6ठी से लेकर और 10वीं तक की किताबें, 6th to 10th की SST सामाजिक विज्ञान, ठीक है। कोशिश करो कि साइंस की बुक्स, ठीक है, और आपके हिंदी, इंग्लिश और SST साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है। ये 5 आपके टीचिंग में ऐड है, ठीक है। ब्रांच है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, 5 भाग है, मैंने 5 लिख लिया ना।
SST साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सामाजिक को लेना है 10वीं लेवल का, ठीक है। सामाजिक को किस लेवल का तैयार करना है, 10th लेवल का। साइंस और ये जो तीनों है, ठीक है, मैथ को भी आप 10वीं का लेवल का तैयार कर लो। बाकी साइंस और भाषा ये दोनों कर लेना आप 8th लेवल की तैयार कर लेना, ठीक है। इतना तो करना ही है भाई, सामाजिक 10वीं तक तो पढ़नी ही पढ़नी है, 6ठी से 10वीं तक की पूरी सामाजिक। मैं कह रहा हूँ किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, वो अपने स्तर पे पढ़ाते हैं। भाई जैसे मैं भी हूँ ना, तो मैं भी पढ़ाता हूँ, तो फिर मेरे से लेवल ध्यान में नहीं रहता, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी चला जाता हूँ। अभी गलती टीचर की नहीं है भाई, हम जब पढ़ाने बैठते तो हम ये नहीं देखते कि हम 10वीं तक को पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाते हैं भूल जाते हैं कितना पढ़ा रहे हैं, हम कई बार ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो फिर क्या होता है कि बच्चे का L1 का लेवल 10वीं तक का है और हम चले जाते हैं ग्रेजुएशन में। तो कोचिंग सेंटर में जनरली यही होता है। दूसरा कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, हम जैसे पुराने वीडियोज़ हैं कि किसी बैच में 2nd ग्रेड में चल रहे हैं, तो हम वही वीडियो L1 में भी डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो लेवल मैच नहीं करता, सवाल तो आ जाते हैं लेकिन लेवल इतना अधिक होता है कि बच्चा उसको कवर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में कोशिश ये करो कि 10वीं तक का SST और साइंस, हिंदी, इंग्लिश आप 8th तक कर सकते हो। और इसके साथ साथ में हिंदी, इंग्लिश, हिंदी के लिए आप जो 9th की व्याकरण भाषा आती है, 9th to 12th की राजस्थान बोर्ड की, वो भी पढ़ लो हिंदी की। और अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी आपकी ठीक है तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम आप 8वीं तक के अंग्रेजी की किताबें जो 6ठी, 7वीं, 8वीं की है वो ला के बढ़िया तरीके से देख लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आराम से हो जाता है। इसके पर्सनल नोट्स बनाओगे तो बेहतर रहेगा। इनकी मार्केट में बुक्स लेना, ठीक है, आप इनके शॉर्ट में संक्षिप्त कंसाइज आता है, उसकी बजाय किताब लेके करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। किताब लाना और किताब को शॉर्ट बना के लिख सकते हो उसको। अब आपके सामने ये तो होगी 4 बातें कि किताब किस लेवल तक की आपको किस पार्ट में तैयार करनी है, ठीक है, 6ठी से 10वीं तक की। अब एक सबसे खास बात ये भी आती है कि अब आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि सर NCERT पढ़ें कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बुक्स पढ़ें। तो ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है। तो देखो मेरा ये मानना है कि अभी NCERT लागू हो चुकी है, ठीक है, और अभी तक NCERT जो लागू हुई है, 11th 12th की NCERT नो डाउट बहुत शानदार है, लेकिन 10वीं तक की राजस्थान बोर्ड की किताबें ज़्यादा शानदार है और ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको RBSC पे ध्यान देना चाहिए। वैसे आपने कई सारे गुरुजनों को सुना होगा तो उन्होंने NCERT बोल दिया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि सर हम फिर उनको मानना है कि इनको मानना है। अब देखो ये आपके ऊपर है। मेरा मत दे रहा हूँ, मेरा मत इसलिए दे रहा हूँ कि आज भी RBSC के जो पेपर आएंगे या जो माध्यमिक RMSS भी जो पेपर बनाती है उसके अंदर वो जनरली राजस्थान बोर्ड को फॉलो करती है, ठीक है। और राजस्थान बोर्ड के चैप्टर ही बच्चों को एक प्रकार से, और राजस्थान बोर्ड में वो सारे चैप्टर है ऑलमोस्ट जो मतलब आपकी NCERT ने कवर कर रखे हैं। अच्छा, इसमें खास बात ये है कि 10वीं तक की सामाजिक जब हम राजस्थान बोर्ड की पढ़ते हैं उसमें राजस्थान जी के भरमार है, उसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति भी मिल जाता है, भूगोल भी मिलता है, अर्थव्यवस्था भी मिलती है। तो इसको RBSC को पढ़ने से 2 फायदे हो जाते हैं। पहला फायदा तो ये है कि एक तो राजस्थान जी की तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें राजस्थान जी के काफ़ी है, स्वतंत्रता संग्राम वक्त। NCERT में आपको राजस्थान जी के कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा, और जब राजस्थान जी के कहीं नज़र नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में समस्या ये आती है कि राजस्थान जी को फिर अलग से पढ़ना पड़ता है, और RBSC की किताबों में हमारे को दोहरा फायदा मिल जाता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि बजाय NCERT के आप RBSC पढ़ लो, लेकिन आप इसका सम्मिलित अध्ययन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे राजस्थान के जो टॉपिक है RBSC के, वो तो आप इनके साथ में पढ़ते रहो, ठीक है। लेकिन जैसे जियोग्राफी के, जैसे सामाजिक SST है, ठीक है। अब साइंस के तो टॉपिक लगभग वही रहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन जैसे SST है, अब SST में आप दोनों का सम्मिलित अध्ययन कर सकते हो। जैसे 6ठी की भूगोल ले लो और इधर आपके RBSC की 6ठी की भूगोल ले लो। RBSC में तो एक ही किताब है, तो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो राजस्थान बोर्ड से, साथ साथ में उसको NCERT से भी देख लो। जब नोट्स बना देते हो तो हाथों हाथ उस चीज़ को RBSC के साथ साथ में उसको NCERT कोई नया फैक्ट मिलता है तो ऐड कर दो। ऐसे करोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन 8वीं तक की किताबें आप साथ में ले लो NCERT की, 6ठी, 7वीं, 8वीं की, मेरा ये मानना है। 9वीं 10वीं की NCERT की लेने की ज़रूरत नहीं है। 9वीं 10वीं की किताबें तो केवल और केवल राजस्थान बोर्ड की लेना। तो RBSC की किताबें पढ़ना 6 से 10 और NCERT की पढ़ लेना 6ठी, 7वीं, 8वीं की, दोनों को मिश्रित करके। फिर आपको गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो क्या होगा कि एनसीईआरटी की 6ठी 7वीं 8वीं की बढ़िया तैयार हो जाएगी और आरबीएससी की अगर 6ठी से 10वीं तक बढ़िया तैयार हो गई तो क्या होगा, तो आपको ये पूरे पोर्शन तैयार हो जाएंगे। सामान्य विज्ञान, गणित, ये सब पोर्शन बढ़िया तैयार हो जाएंगे। और हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी तो वैसे ही आप कर लोगे और 9वीं 10वीं मैंने आपको बुक्स भी बता दी है। और अंग्रेजी का अगर आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट टफ लगता है तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से आप हेल्प ले सकते हो। देखो पूरा सब कोर्स पढ़ने की बजाय कोशिश ये किया करो कि शिक्षक का सहारा लो, लेकिन आप एक पर्टिकुलर एरिया में लो। आपको लगता है कि मुझे गणित पढ़नी चाहिए तो टीचर से थोड़ा गणित पढ़ लो। आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा विज्ञान पढ़ना है या अंग्रेजी पढ़ना है तो टीचर से अंग्रेजी पढ़ लो। हम क्या करते हैं, डिट्टो 450-500 वीडियोस पूरे ले लेते हैं, ये फिर थोड़ा ठीक नहीं लगता क्योंकि इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता। ठीक है, तो मैंने इनके लिए आपको सारा बता दिया। अब बात आती है शैक्षणिक रीति विज्ञान की। एक मिनट। तो राजस्थान जीके के लिए क्या करना है, 9वीं से 10वीं की किताब प्लस साथ में एक ये गाइड ले लो कोई भी। ठीक है, और इस गाइड को जो है, जो टॉपिक इसमें से इतिहास संस्कृति तो यहाँ मिल जाएगी पूरी, लेकिन जैसे कुछ भूगोल के टॉपिक है या अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था के टॉपिक है जो इन किताबों में भी नहीं मिलेंगे 6ठी से 10वीं, वो इनसे देख लेना। तो इनको एक सहायक किताब के रूप में रखना। मुख्य किताब आपको क्या करनी है, 6ठी से 10वीं तक की आरबीएससी किताब है। ठीक है, प्लस एनसीईआरटी की 6ठी 7वीं 8वीं की किताब है। बस इतना काम करना है। मैथमेटिक्स कैसे करनी, 10वीं तक की किताब है, साथ में कोई भी एक गणित की किताब और ले लो, थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। हिंदी के लिए मैंने आपको 9वीं से 12वीं किताब बता दी, साथ में आपको साइंस के लिए 8वीं तक की किताबें कर लोगे तो भी खूब है। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि मैं 9वीं 10वीं कर सकता हूँ, टाइम है तो कर लेना। ठीक है, एसएसटी को 10वीं तक करना ही करना है। 6ठी से 10वीं तक की आरबीएससी एनसीईआरटी करनी है और एनसीईआरटी आप 6ठी 7वीं 8वीं 3 क्लास से कर लेना। एनसीईआरटी की सामाजिक की किताब इतनी ठीक नहीं है 9वीं 10वीं की, वो आप 8वीं तक की कर लेना। ठीक है, इससे मिला जुला आप कर लेना। और करना क्या है, ये सारी किताबें अलग लेके पहले ही सेट बिठा देना ताकि आपको बार बार किताबें घुमाना ना पड़े। एक टाइम टेबल बना देना कि गणित के लिए मुझे ये पढ़ना है, एसएसटी के लिए ये पढ़ना है, ऐसा पूरा बना के अपने टेबल पर चिपका देना और फिर वो टॉपिक उठाना और उनको टिक करते जाओ और उनके शॉर्ट में नोट्स बनाते जाओ। अप्रैल के अंदर ही आप इन सारी काफ़ी चीज़ों से निकल जाओगे। एक तो बात ये हो गई राजस्थान जीके की। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इनके टीचिंग मेथड कैसे पढ़ने हैं। देखिए, अभी तक टीचिंग मेथड की मैं बात करूँ तो आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। रीट में आप हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं, गणित भी पढ़ रहे हैं, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। अभी तक इनकी कोई गाइड आई नहीं मार्केट में। अगर आई है तो कोई भी गाइड लेके पढ़ लो। चाहे मेरे हिसाब से सिखवाल या फर्स्ट ग्रेड की इन कोई गाइड आ गई होगी, उसकी गाइड लेके इनकी टीचिंग मेथड देख लो। अलग से किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इनका टीचिंग मेथड का कोई कोचिंग कहीं ले लेते हो तो इनके टीचिंग मेथड की अलग से कोचिंग भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो टीचिंग मेथड के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, कोई भी गाइड। ठीक है, क्योंकि इनकी ऑथेंटिक किताबें लेके बैठोगे तो बहुत लंबा समय चला जाता है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, रही बात साइकोलॉजी की, मैंने आपको बता दिया। वंदना जादव, धीर सिंह, जो भी आपको किताब मिलती है, आपने जो भी पढ़ी है उस किताब से शैक्षणिक मनोविज्ञान पढ़ लो। ठीक है, सिलेबस खुला हुआ नहीं है, जल्दी खोल दिया जाएगा। और इसी किताब में इनके पीछे सूचना तकनीकी का पार्ट भी आता है, वो भी पढ़ लेना। और ये पार्ट भी इन्हीं किताबों के पीछे आ जाता है। ठीक है, करंट अफेयर थोड़ा सा नया है तो क्रोनोलॉजी पढ़ लेना इस साल की पूरी। क्रोनोलॉजी में स्पेशली राजस्थान का जो भाग होता है जिसमें 4 पेज आते हैं, आप क्या करना, जनवरी से लेकर आगे जब पेपर होगा तब तक हर महीने की क्रोनोलॉजी लाना, उसके 4 पेज फाड़ देना, फाड़ कर और पूरे कंबाइंड करके 4-4 पेज का 12 महीने के 50 पेज होंगे, उनको बढ़िया तरीके से वापस देख लेना। तो आपका राजस्थान का करंट अफेयर भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपका पूरा फोकस जो है ये इस पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पे रहना चाहिए। ठीक है, मनोविज्ञान और ये कोई छोटी सी किताब से भी देख लोगे ना तो भी इस 30 में से अब आराम से, मतलब ये 15 सवाल में से आराम से 8-10 सवाल यूं ही कर लोगे आप, नॉर्मल किसी भी किताब से कर लोगे। लेकिन ये जो है ना 270 का शेष बचा हुआ, ये 270 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10वीं तक की किताबें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। आपकी तैयारी का बेस 10वीं तक की बुक्स होना चाहिए। अगर आपने बेस बड़ी बड़ी गाइडें बना ली, पोथे बना ली, तो आप निकल ही नहीं पाओगे उनसे। और पूरा पेपर 10th क्लास से आता है, 10th क्लास तक की किताबों से आता है। तो राजस्थान बोर्ड की 10वीं तक की किताबें आपको बढ़िया तैयार करनी है सभी विषयों की, और 6ठी 7वीं 8वीं तैयार करनी है एनसीईआरटी की बस। और फिर टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा कुछ किताबें, कुछ एक आधी गाइड लेके देख सकते हो, लेकिन इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। देखो क्या होता है ना, हर
एग्जाम की एक न्यूनतम रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम कितना करना है ताकि चयन हो जाए, वो मैं आपको बता रहा हूँ 10वीं तक की किताबें वगैरह। एक्स्ट्रा की कोई लिमिट नहीं है, एक्स्ट्रा की कोई लिमिट नहीं है। और फिर आगे थोड़े दिनों बाद में संभव है कि टॉपिक वार सिलेबस भी विस्तृत रूप से आएगा, तो ज़्यादा आपको समझ में आसानी से आएगा। और आप देखना जब इनके टॉपिक आएंगे ना, तो राजस्थान बोर्ड के टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो ये देख लेना आप।